एंड इक्वेशंस में सारे हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देख लिया था, बैलेंस कैसे करते हैं ये देख लिया था। छोटा सा टॉपिक बचा था जो मैंने बताया था, मुश्किल से 5-7 मिनट का है। दो टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कोरोजन से। कोरोजन कोरोजन होता क्या है? हो सकता है आपने कोरोजन वर्ड नहीं सुना होगा, पर आपने रस्टिंग वर्ड जरूर सुना होगा या फिर रस्ट सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना। तो रस्टिंग और कोरोजन एक ही बात है। आयरन के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई आयरन का रॉड हो या फिर आयरन का फ्रेम हो, अलमीरा हो, और उस पे अगर आपने देखा होगा कि जहां जहां से पेंटिंग की लेयर्स निकलती जाती है, वहां पे जंग लग जाता है, वहां पे रस्टिंग हो जाती है। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, ब्राउन और रेडिश टाइप का। तो उस प्रोसेस को, इस रस्टिंग के प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन में होता क्या है? इक्वेशन अगर हम देखें कोरोजन की तो ये है 4Fe+3O2 प्लस 2XH2O गिवन 2Fe2O3 डॉट XH2। आप सोच रहे होंगे बहुत कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन लिख दिया मैंने। अभी आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन से आपको हो क्या रहा है कोरोजन में, ये इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। आपको फिर से रिपीट करो, ये इक्वेशन अभी याद करने की जरूरत नहीं है। 11th में आएगा, 12th में आएगा, तब आपको याद करना होगा। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट साइड में क्या क्या चीजें हैं। रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें, अपने पास Fe है, आयरन, ठीक है, और क्या है? ऑक्सीजन, O2, और क्या है? 2x को छोड़ दीजिए, वो बैलेंस करने के लिए है बस। x मतलब वेरिएबल है, किस प्रपोर्शन में वो कंबाइन करेगा वो वेरी करेगा, वहां पे x में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। पर मेन हमें देखना ही है अपने पास क्या क्या चीज आ गया। Fe, O2 और H2O। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोजन के लिए क्या 3 चीजें हमें चाहिए, तो सबसे पहले जो भी जिस भी चीज का कोरोजन हो रहा है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि कोरोजन बस आयरन का नहीं होता है। कोरोजन बहुत सारे मेटल्स का हो सकता है, जैसे कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। अभी हम आएंगे उसके ऊपर। तो एक आपको मेटल चाहिए जिससे जिसके ऊपर कोरोजन हो रहा है। सेकंड चीज आपको चाहिए ऑक्सीजन। और थर्ड चीज चाहिए आपको वाटर, या फिर आप कह सकते हैं वाटर वेपर, या फिर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर, कुछ भी कहे। उसका कंटेंट अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो यही है, H2O ही रहेगा, चाहे वो वाटर वेपर से आए चाहे कैसे भी आए वो। तो हमने देखा 3 चीजें हैं, Fe, O2 और H2O, ठीक है। ये 3 चीजें रिक्वायरमेंट है आपके लिए कोरोजन अगर होना है तो जनरल केस में कोरोजन कैसे हो सकता है अगर हम देखें तो, कोई चीज है, फॉर एग्जांपल एक आयरन ब्रिज है, एक आयरन ब्रिज है, ठीक है, और ये बना है मेटल का, सपोज, ठीक है। इसके नीचे से सपोज नदी जाती है, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, आयरन ब्रिज है, बाहर होगा, आउटडोर होगा, एयर टाइट तो हो नहीं सकता है, तो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। अब हो क्या रहा है कि ये 3 चीजें हमें मिल रही है क्या यहाँ पे? अगर हम देखें तो हाँ, 3 चीजें हमें मिल रही है यहाँ पे। आयरन है, क्योंकि ब्रिज आयरन का बना है। सेकंड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहेगा ही, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड चीज चाहिए था H2O, मतलब कि वाटर वेपर, या फिर आपको मॉइस्चर चाहिए। तो मॉइस्चर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर का भी एक फिक्स्ड अमाउंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर आ सकता है। और मॉइस्चर अगर, जैसे मैंने आपको कहा कि नीचे से नदी जा रही है, तो नदी से भी जब पानी इवेपोरेट होगा मॉइस्चर बनेगा, वो भी इसको अफेक्ट करेगा। तो इस ब्रिज का कोरोजन होने का चांसेस ज्यादा है। तो नॉर्मली हम देखेंगे तो कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन
गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है जो हम यूज करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम करते क्या है, जिस भी मेटल को हमें कोरोजन से बचाना है उसके ऊपर हम एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। आप देखोगे कि जब भी आप कोई मेटालिक चीज लाते हो, मोस्टली अगर आप देखो आयरन के आइटम्स लाते हो, आयरन के चेयर होंगे, अगर आयरन का अलमीरा होगा, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक कोटिंग की हुई रहती है। और वो कोटिंग जब तक उसके ऊपर लगी रहती है तब तक तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी, पर जैसी वो कोटिंग निकल जाए वहाँ पे रस्टिंग चालू हो जाती है। क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में आपके पास ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी रहेगा ही रहेगा। चाहे अगर एटमॉस्फेयर ड्राई है तो भले कम होगा, एटमॉस्फेयर वेट है, रेनी सीजन है, मॉइस्चर ज्यादा होगा, पर रहेगा। तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी एटमॉस्फेयर से। और थर्ड जो चीज था आपका मेटल, वो तो है ही। तो गैल्वेनाइजेशन में हम करते क्या है, हम कोट करते हैं जिंक से। जिंक एक और मेटल है, मेटालिक एटम है। तो उसमें हम, जैसे ये आयरन का आर्टिकल था, सपोज आयरन का आर्टिकल था, तो इसको हम कोट कर देंगे जिंक से गैल्वेनाइजेशन में। तो ये जिंक का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो कोरोजन नहीं होने देगा। तो एक हमने सरफेस बना दी। अब इसमें इस तरीके से हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि जो आयरन का या फिर जो भी आपका मेटल था उसको हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से बचा रहे हैं। क्योंकि एक जिंक की हमने कोटिंग बैठा दी है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है दोनों के सरफेस के बीच में, आयरन के और एटमॉस्फेयर के। तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो क्या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आयरन के कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। वाटर वेपर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब ये दोनों चीजें आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ रही है इस जिंक के कोटिंग की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो ये बात हो गई कोरोजन के लिए। ये याद रखना, जिंक से करते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या क्या चीजें चाहिए थी ये मैंने आपको बता दिया डिटेल में। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे Fe2O3 है। तो इससे एक और चीज आप पता कर सकते हैं कि जब ये प्रोडक्ट बना होगा क्रिस क्रॉस मेथड से, तो कैसे बना होगा? Fe है और O है। आप देख रहे हैं कि Fe के यहाँ पे 2 है और O के यहाँ पे 3 है। Fe के यहाँ पे 2 है तो मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। और आयरन की वैलेंसी 2 हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O के बाद 3 है सबस्क्रिप्ट में, मतलब यहाँ पे 3 रहा होगा, तब जाके क्रिस क्रॉस से ये बना होगा Fe2O3। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जो रस्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो रस्ट एक्चुअल कंपाउंड है, ये कंपाउंड रस्ट, उसमें आयरन कौन से फॉर्म में है? +3 फॉर्म में है या +2 फॉर्म में है? तो आप कह देंगे कि +3 फॉर्म में है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आयरन हमेशा 2 फॉर्म में रह सकता है, कॉपर भी जैसे 2 फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O3 था, क्रिस क्रॉस मेथड से Fe पे जरूर 3 चार्ज रहा होगा, तभी वो ऑक्सीजन के यहाँ पे गया है और ये आपको 3 दिख रहा है। तो रस्ट के अंदर जो आयरन आपका यूज हो रहा है वो 3 फॉर्म में, मतलब कि फेरिक फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में नहीं है। मैंने पहले बताया था आपको एक और अस में क्या अंतर होता है। तो ये बात हो गई रस्टिंग की कंप्लीट। सेकंड जो आपका टॉपिक था वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो फैट्स है, जनरली फैट्स और ऑयल, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। और क्योंकि आपके फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो गए हैं, तो उससे जो आपके खाने का टेस्ट है, जो आपके खाने का जो आपको एक जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज आया हुआ है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फ्रेशली चिप्स का पैकेट खोला और उसको आपने खाया तो उसका एक अलग टेस्ट होगा। अगर आपने वो चिप्स का पैकेट बाहर रख दिया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में बिना एयरटाइट कंटेनर के, तो उस चिप्स को आप खाओगे कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद, तो आपको टेस्ट में डिफरेंस आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इसके टेस्ट के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसका ओरिजिनल टेस्ट ऐसा नहीं था। तो वो क्यों आया है डिफरेंस? क्योंकि आपका जो चिप्स में जो फैट था या फिर आप कहे जो ऑयल्स था, वो आपका हो चुका है ऑक्सीडाइज्ड। जो आपका ऑयल और जो फैट था वो आपका हो चुका है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो
ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, उसका केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा और आपको जो टेस्ट मिलेगा, रेंसिडिटी अगर हो चुकी है उसके बाद वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर कोई खाना बाहर रह गया हो जिसमें खास करके फैट और ऑयल का कंटेंट रिच हो, तो उसका टेस्ट कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि आपने सुना होगा कि इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो, इसको इस वाले डब्बे में रख दो ताकि ये इंटैक्ट रहे इसका टेस्ट। तो उसमें एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि एयर टाइट कंटेनर है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से आपको बचा रहा है ये। इसके अंदर आपने अपना फूड आइटम रख दिया, ठीक है, फूड आइटम आपने रख दिया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से बचा रहा है। तो एटमॉस्फेयर का जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन था वो आपके फूड आइटम को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने एक फिजिकल बैरियर लगा दिया है। इसके अंदर एयर टाइट है तो इसके अंदर की आपका ये ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो आप ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाओगे, ऑक्सीडेशन अगर आप नहीं करवा पाओगे तो रेंसिडिटी होगी ही नहीं। तो आपका जो नेचुरल जो टेस्ट था, आपका जो नेचुरल जो केमिकल कंपोजिशन था वो इंटैक्ट रहेगा। तो इससे आपका जो फूड का टेस्ट था वो भी पहले जैसे ही रहेगा। एक और देखने वाली बात यह है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, सपोज लेस, पता ही है आप सबको लेस में कितनी हवा भरी होती है। वो हवा भरना एक तरीके से जरूरी भी है, वो हवा आपके फायदे के लिए भर रहा है। कितनी हवा भर रहे हैं, कितना जरूरी है वो डिबेटेबल है, पर हवा भरना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगेन सेम रीजन, अगर आपने चिप्स को ऐसे ही रख दिया और इसके अंदर आपने एयर फ्लश नहीं किया है, हवा नहीं भरी है, तो आपका जो चिप्स है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, अगेन रेंसिडिटी हो जाएगी और फिर आपका चिप्स का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर भरते कौन सा गैस है? नाइट्रोजन भरते हैं, N2। नाइट्रोजन भरने का फायदा यह है कि आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होने देगा, वो रिएक्टिव गैस नहीं है। तो आपका जो चिप्स के जो भी ऑयल्स और जो फैट है जिनकी ऑक्सीडेशन का खतरा था वो टल जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर से आपको जब खोलोगे तो आपको पता चलता है कि गैस है इसके अंदर, एयर भरा हुआ था, एयर वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा गैस यूज करते हैं इस तरीके से रेंसिडिटी से बचाने के लिए, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। तो बस इतना सा टॉपिक था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है पर आपको कितना समझ में आया है, आप कितना उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हो, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, आपको क्वेश्चन से ही होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं पहले, धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। तो पहले अगर एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, फिर मैंने भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर एनटीएससी लेवल के भी क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। तो पहले हम एक बेसिक क्लियर करते हुए, चेक करते हुए चलते हैं कि हमने जो पढ़ा है इन पूरे 3 वीडियो के कोर्स में वो एप्लीकेबल हो पा रहा है या नहीं क्वेश्चन पे, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया क्वेश्चन से, आपको ये भी पता चलेगा हमेशा। तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और बोर्ड्स में अच्छे नंबर चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपके एनसीईआरटी बुक से ही है डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन हमें दी हुई है, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब एक एक करके हमें ऑप्शन देखना है और देखना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो हम देखते हैं PbO था, बाद में Pb बन गया। तो क्या रिड्यूस हो रहा है? आप अगर रिकॉल करें तो रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, रिड्यूस कब होगा? रिड्यूस हो सकता है अगर ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। और हमेशा हमें देखना किस साइड से होता था, हमेशा हमें रिएक्टेंट साइड से देखना होता है। हमें इधर और इधर को बेस लेके इस साइड क्या हुआ ये नहीं देखना है, हमें हमेशा इधर से देख के फिर इस साइड जाना है और चेंज देखना है कि क्या हुआ। अब हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट में लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड क्या रिड्यूस हो रहा है? अगर हम देखें PbO से Pb बन रहा है, ठीक है, PbO से प्रोडक्ट साइड में जाके Pb बन रहा है। तो मैंने आपको इसलिए
बहुत ज़्यादा उस पे एम्फेसिस दिया था कि हमेशा हमें रिएक्टेंट देखना है कि क्या रिएक्टेंट्स में क्या चेंज आया प्रोडक्ट की तरफ जाते-जाते। हमें प्रोडक्ट में क्या हुआ है, क्या था उससे मतलब नहीं, हमें रिएक्टेंट को पकड़ना है हमेशा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे लेड है या फिर लेड ऑक्साइड है? आप खुद बताइए देख के मुझे। पीवी रिएक्टेंट है या पीवीओ है? पीवीओ है। तो जो भी हम स्टेटमेंट अपना दे सकते हैं, वो हम लेड के टर्म्स में नहीं दे सकते, वो हम हमेशा पीवीओ के टर्म्स में ही दे पाएँगे क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास पीवीओ है। तो हम ऐसे कहेंगे या तो पीवीओ रिड्यूस हुआ है या तो वो ऑक्सिडाइज़ हुआ है या उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेड की तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में है। तो पहला स्टेटमेंट है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? अगर हड़बड़ में आप करोगे तो आप इसको टिक कर सकते हो, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, जो कि कहीं था यहाँ पे। हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल रहा हो। इन दोनों में एक वर्ड का ही फ़र्क है, पर ये फ़र्क आपके लिए काफ़ी है गलती करवाने के लिए। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गया, पहला गलत है, डी सही है, ए गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सिडाइज्ड, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सिडाइज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोडक्ट साइड में, कार्बन है आपका रिएक्टेंट साइड में। मैंने आपको बता रखा है रिएक्टेंट के साइड से ही आपको देखना है, आपको प्रोडक्ट के साइड पे जाना ही नहीं है। तो जो भी हम फैक्ट या स्टेटमेंट देंगे वो कार्बन के टर्म्स में देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अभी हम बात कर ही नहीं सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। फिर देखते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या सही है? कार्बन कार्बन तो है यहाँ पे, देखते हैं इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो कार्बन में यहाँ पे जाके CO2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन टर्म सही यूज किया है, तो ये सही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएंगे आपके? सी और डी सही है। हमें बताना था इनकरेक्ट कौन से हैं, ठीक है? इनकरेक्ट कौन से हैं, तो ए और बी इनकरेक्ट है। अगर आपसे पूछे सही कौन से है, सी और डी सही है। तो हमेशा इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, आप में आपसे जब पूछे कि इनकरेक्ट क्या है या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आप इतने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो कि आप नॉट स्किप कर जाओगे, आप इन स्किप कर जाओगे, आपको बस दिमाग में चलेगा करेक्ट पूछा था। आप यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है, जैसे कि सी डी करके कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगर दिया होता तो टिक कर देते कि भाई सी डी तो करेक्ट है, पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट तो आपकी ये है। तो इस तरीके के टर्म्स को ना पहले अंडरलाइन कर लिया करो, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिएक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ, तो एक रिएक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al गिविंग Al2O3 प्लस Fe। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? इस रिएक्शन में सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे Fe2O3 था, यहाँ पे Fe2O3 था, यहाँ पे जाके सिंपल एलिमेंटल Fe चला गया है, मतलब Fe से तो कुछ निकल गया है, और यहाँ पे Al2O था, Al2O3 हो गया, Al था यहाँ पे, मतलब कि जो Fe ने अपना ऑक्सीजन छोड़ा है वो एल्यूमिनियम में चला गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन था वो यहाँ से निकल के एल्यूमिनियम के पास जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेस हो रहा है, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिल्म्स? टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन chlorine gas and iron oxide are produced. No reaction takes place. Iron, salt, and water are produced. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास Fe है और आपके पास HCl है। तो ये जो रिएक्शन है, अगर आप कभी भी Fe और HCl का रिएक्शन कराते हो तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपका FeCl2 बनेगा प्लस आपका H2 रिलीज होगा। ये रिएक्शन होगी हमेशा। तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और आयरन क्लोराइड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वाले रिएक्शन में ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा हुआ क्यों इस पर्टिकुलर रिएक्शन में? आप पूछ सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ क्योंकि FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन निकल गया, डिस्प्लेस हुआ क्यों? तो अगर आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको अरेंज किया रहता है उस सीरीज में। तो अगर आप रिकॉल कर सके उस वीडियो से, तो H की पोजीशन के ऊपर Fe आता है, आयरन ऊपर आता है हाइड्रोजन के पोजीशन के। तो आयरन अगर उसके ऊपर आता है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वो उसके अनायन को ले सकता है, मतलब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, नॉर्मल सी बात है। उसके ऊपर आता है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर उसने उसका क्लोराइड ले लिया तो बचेगा क्या? हाइड्रोजन बच जाएगा, गैस है, गैस का इवॉल्व हो जाएगा, गैस निकल जाएगी बाहर, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। इसका तो ये हो जाएगा। What is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? तो बैलेंस करने के ऊपर मैंने अलग से काफ़ी टाइम दे के समझाया था कि बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें आपके रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पे, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स आपका सेम रहे जब आप काउंट करेंगे तो। और क्यों करना चाहिए बैलेंस? क्योंकि उससे जो आपके रिएक्शन को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ताकि आप कभी भी कन्वर्जन करें, कभी भी आप कुछ भी करें, कुछ भी उसमें चेंज करें रिएक्शन में, तो आपको पता रहे कि प्रोडक्ट पे और रिएक्टेंट साइड में दोनों में इतने आइटम्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये ये आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, बस वर्डिंग्स में दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहला ये था कि केमिकल रिएक्शन की जरूरत क्यों है, केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्डिंग्स में लिखना काफी हेक्टिक हो सकता है, तो इसलिए हमने उसके स्टैंडर्ड वो सिंबल्स बना लिए। पीरियोडिक टेबल से हम एलिमेंट उठाएंगे, उसमें देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए थे, उसको बैलेंस करेंगे, पूरे एक तरीके से उसका स्टेट लिखेंगे, पूरे एक तरीके से हम इक्वेशन को बनाते हैं। तो उससे क्या है कि वर्डिंग्स में लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें आपको वही करना है, इसमें बस वर्डिंग्स में दिए हुए और आपको इक्वेशंस बनानी है। तो आई होप ये कर लोगे आप। बैलेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं, कोई भी पिक कर लेते हैं। सपोज हम ए वाला पिक करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से लिख के करते हैं। HNO3 प्लस CaOH twice giving CaNO3 twice plus H2O। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आइटम है, आपको सबसे पहले उसके नंबर चेक करने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। इस कंपाउंड पहले HNO3 में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन और नहीं है नाइट्रोजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो नाइट्रोजन है। कैसे? NO3 एक आपका कंपाउंड है और ये होल ट्वाइस है यहाँ से, तो आपके पास इस साइड में है दो नाइट्रोजन और इस साइड में एक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पहले 2, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब हमारे पास नाइट्रोजन तो एटलीस्ट बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक ही है, तो कैल्शियम पहले से बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कैल्शियम और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमें देखना था एटम्स, तो दोनों एटम्स बैलेंस हो गए। अब हम आ सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ से जब 2 आएगा तो ये 2 हो जाएंगे, तो इस साइड है आपके 5 ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन देखे तो O3 तो पहले से ही था और ये वाला 2 भी है, तो इस साइड से 6 और एक ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड आपके 5 ऑक्सीजन, इस साइड हो जाएंगे 7 ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब हमने यहाँ पे 2 लिखा था अपने तरफ से बैलेंस करते टाइम, तो यहाँ पे O3 था,
तो ये भी पूरा इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की जगह कितने ऑक्सीजन हो गए इस कंपाउंड से? सिर्फ 6 हो गए, और यहाँ से 2 आएंगे तो 6 2 8 हो जाएंगे ये। तो इस साइड 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन, और इस साइड आपके पास 7 ही ऑक्सीजन है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका, एक बस हमें ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो हम किस में चेंज लाएंगे? इसमें लाएंगे या फिर इसमें लाएंगे? एक ऑक्सीजन बढ़ाना है तो इसमें लाएंगे, क्योंकि H2O में एक ऑक्सीजन है, उसको अगर हम 2 लिख दे उधर तो वो 2 हो जाएंगे उधर, और फिर इधर भी 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 8 ऑक्सीजन हो गए। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 ये था, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से आ गए, और यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन आ गए, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। इस साइड से देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इस साइड में 2 था ये, और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी आ गए। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन आपकी। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करना है, बाकी के पार्ट्स आप करके देखना। एक पार्ट मैंने ये करके देखा था, तो ये जो आपका है सी पार्ट, ये आपका पहले से ही बैलेंस था। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए। आपको देख के पता चल जाएगा कि बैलेंस था कि नहीं रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये भी बस आपको इसी तरीके से है, बस आपको वर्डिंग्स में दिया हुआ है, आपको बस इसका फॉर्मूला बनाना होगा और उसके बाद खुद से बैलेंस करना होगा। तो एक अगर मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन कोई ले लूँ, पहले ही ले लेता हूँ, अगर जैसे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड -1 का चार्ज होता है। तो जब क्रिस क्रॉस करोगे, ये इधर ये इधर, तो ये Ca तो ऐसे ही रह जाएगा, OH के यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपका। आपको वर्डिंग से कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में भले थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा आराम से। आपको एक एक करके तोड़ तोड़ के वर्ड देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड है आगे, कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है क्या होता है, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर है। कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं कैसे बना होगा। कैल्शियम 2 चार्ज होता है प्लस का, कार्बोनेट पूरा इसको कार्बोनेट कहते हैं, CO3, और इसके ऊपर होता है 2-, CO3 2- को कहते हैं कार्बोनेट। ये पूरा एक ग्रुप है। तो 2 और 2, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 2 जब रहेगा ऐसे, तो ये 2 को जब डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको हम सीधे CO3 भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है +H2 है। तो सीधा आ जाते हैं बैलेंस करने के ऊपर। हमने वर्डिंग से इसको रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, बैलेंस के ऊपर आते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के एटम स्टार्ट करते हैं। तो कैल्शियम है यहाँ पे कैल्शियम है, तो पहले से ही बैलेंस है, एक एक कैल्शियम है दोनों साइड पे। फिर देखते हैं कार्बन, कार्बन कार्बन यहाँ पे भी एक कार्बन है, और तो नहीं है और नहीं है। तो आपके दोनों जो एटम्स थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, कार्बन और कैल्शियम, वो आपके पहले से ही बैलेंस है। तो ये तो काम इजी हो गया हमारा। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से भी आ गए 2, तो मतलब 4 ऑक्सीजन। इस साइड आपके, इस साइड यहाँ पे आ गए 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1, तो मतलब 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, यहाँ पे भी पहले से ही 2 था। तो इस वाले रिएक्शन को भी बैलेंस करके कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि बैलेंस पहले से ही था रिएक्शन। बैलेंस के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये कर लिया था, राइट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सारे बैलेंस के अच्छे नहीं है, मैं अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो थोड़े हायर लेवल के होंगे, पर आप हायर लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस करना। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने उसको क्वेश्चन को किया, पर वो पहले से बैलेंस था। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको एक्चुअली सीखने को कुछ मिले, भले थोड़ा चैलेंजिंग हो, पर अगर आपको सीखने को कुछ मिलेगा तभी उस क्वेश्चन को करके फायदा है। आप इजी क्वेश्चन आपने 100 कर दिए, पर आपको उससे सीखने को कुछ नहीं मिला, तो उस क्वेश्चन को करके फायदा नहीं है।
What mean by exothermic and endothermic reaction? Exothermic, exo बाहर, exo का मतलब होता है बाहर, तो और thermic का मतलब होता है हीट, तो हीट बाहर निकल रही है, नाम में ही है एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब होता है अंदर, थर्मिक मतलब हीट, हीट अंदर आएगी। जिस रिएक्शन में हीट कंज्यूम होती है एंडोथर्मिक हो गया, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है एक्सोथर्मिक हो गया। गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स हमने लेक्चर के टाइम पे देखा था, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, कोई भी एग्जांपल आप बता देना। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्चुअली होता क्या है कि जो आपने फूड लिया था, फूड इनटेक किया था एनर्जी के लिए, उसका कंबशन होता है। एक्चुअली रेस्पिरेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए तो कंबशन ही है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। और आपको पता है कंबशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है। तो आपका जो ये रेस्पिरेशन है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। Why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? मैंने आपको उसी टाइम बताया था डिकम्पोजिशन समझाते टाइम कि ये ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल यूनिट्स ज्वाइन हो रहे थे टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में उल्टा है, पहले से अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, अब उससे टूट के मल्टीपल सब यूनिट्स बन रहे हैं, तो ऑपोजिट ही हुआ ये। और राइट द इक्वेशंस आप कर लोगे, लेक्चर कंटेंट रेफर कर सकते हो आप, जहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात हुई थी हमारी। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. आपको हर टाइप के एनर्जी फॉर्म के लिए आपको रिएक्शन लिखनी है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन सही है। हीट के लिए आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। इस क्वेश्चन में आपको तीन टर्म्स दिया है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही हो और इन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हो, वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, वन बाय वन। तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपका था हीट, तो हीट के लिए सबसे कॉमन डिकम्पोजिशन सदाबहार हमेशा वही रहेगा, CaCO3। हीट जब आप दोगे CO प्लस CO2, इसको क्या कहते हैं अभी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 बन गया, डिकम्पोजिशन हो गया। सेकंड आपको जो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए था वो चाहिए था आपको लाइट के थ्रू, तो लाइट के थ्रू भी है आपके पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। Ag प्लस Br2, AgBr होता है, Ag और Br2। AgBr को यूज करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म्स में, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, काम आ सकता है आगे। और थर्ड जो आपको यूज करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी, 2H2 प्लस O2। ये मैंने बैलेंस कर दिया, अगर इसको भी बैलेंस करे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, AgBr को बैलेंस करे 2 होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन इजी। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for this question. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के टाइम पे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक ही जो आपका एलिमेंट है वो चेंज होगा, मतलब पहले अगर किसी एक्स के साथ अटैच था वो उस साइड जाके वाई के साथ अटैच हो जाएगा। पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका एनायन कैटायन दोनों दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। जैसे वो BaSO4 और NaCl वाला एग्जांपल है, तो उसमें NaSO4 बन जाता है, BaCl2 बन जाता है, तो दोनों साइड से एक्सचेंज हो रहा है। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि बस एक आपका एक्सचेंज होगा एनायन। तो ये हो जाएगा रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सिल्वर जो मेटल है वो आपका बहुत कम रिएक्टिव है, कॉपर मेटल जो है वो आपका सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को यूज कर सकते हो, आप दोबारा ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करके किस तरीके से होगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन देखना हो कि कैसे होगा, तो हमें कहा था कि सिल्वर नाइट्रेट को हमें कॉपर से डिस्प्लेस करवाना है। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी होगा नाइट्रेट को कैसे लिखेंगे।
नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, इस ग्रुप को नाइट्रेट कहते हैं। और सिल्वर है, सिल्वर पे हमेशा होता है +1। आई होप सिल्वर का साइन आपको पता हो, Ag को सिल्वर कहते हैं। तो आपका ये तो बन जाएगा Ag और NO3 +1 -1 बैलेंस हो जाएगा। और आपको करवाना है कॉपर से डिस्प्लेस, तो प्लस आप लिख दो कॉपर, एलिमेंटल स्टेट में ही होगा कॉपर, उसके साथ कुछ नहीं है। जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला आपका ये वाला कंपाउंड एक्सचेंज हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ये होल ट्वाइस कहाँ से आ गया, कॉपर जो था वो आपका +2 स्टेट में था। मैंने बताया था कॉपर, आयरन और ऐसे कुछ और मेटल्स हैं, कुछ क्या काफी मेटल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता, वो अपना चेंज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर +1 में भी हो सकता है, +2 में हो सकता है, आयरन +2 में हो सकता है, +3 में हो सकता है। तो कॉपर यहाँ पे जब था नाइट्रेट के साथ जो कंपाउंड बनेगा वो +2 स्टेट से बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 आया। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कि एक्वस मीडियम में सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो आपका प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है। और इसका एग्जांपल बेरियम सल्फेट वाला आप दे सकते हो आराम से, जहाँ पे बेरियम सल्फेट का एक्सचेंज कराया था NaCl से क्लोराइड बनेगा, तो बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का। तो ये वाला आपका हो जाएगा प्रेसिपिटेशन वाला हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, तो बार बार एक ही चीज को करके फायदा नहीं है। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपके पास ये वाला क्वेश्चन सही है, शाइनी ब्राउन कलर्ड कंपाउंड, shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. तो कौन सा एलिमेंट है आपका जो कि हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना देता है, तो ये एलिमेंट है कॉपर। और जो आपका रिएक्शन है वो ये हो जाएगा Cu plus O2 गिविंग 2Cu plus O। इधर भी 2 लिख देते हैं। पहले आपका था ब्राउन, पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो आपका हो जाएगा ब्लैक और बना देगा कॉपर ऑक्साइड। बस इतना सा था इसमें। Why do we apply paint on iron articles? मैंने अभी आपको बताया इसी लेक्चर में, गैल्वेनाइजेशन का प्रिंसिपल। किससे करते हैं, जिंक से करते हैं। और कोरोजन के टाइम में बताना भूल गया था कि बस आयरन के साथ कोरोजन नहीं होता, और भी काफी एलिमेंट्स है, जैसे कि कॉपर के साथ कोरोजन हो सकता है। कॉपर के ऊपर जो डिपोजिशन होती है वो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का। कॉपर के जो ऊपर जब कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर का पाउडरी सब्सटेंस आता है, जैसे रस्टिंग में रेड ब्राउन टाइप का आता है। और अगर आपके पास सिल्वर वेयर है, अगर आपके पास ज्वेलरी है सिल्वर के जो कि थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो आप देखोगे कि वो थोड़ा डार्क हो जाता है, वो उसके ऊपर ब्लैक कोट आता है। तो इन दो के साथ भी कोरोजन हो सकता है, और आयरन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा रस्टिंग वाला। ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेंट फ्लश विद नाइट्रोजन, वाई मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाइट्रोजन क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है और वो आपका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन और रैंसिडिटी पे हमने आज ही डिस्कशन किया, एग्जांपल भी हमने देख लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 2 से एसिड बेस लेवल पे ही क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है, हम इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, NTSC लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था, जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी डिस्कस कर लेंगे आगे चलते चलते, जब हम स्पेशली क्वेश्चन बेस्ड वीडियो बनाएंगे। जिस वीडियो में कोई लेक्चर कंटेंट नहीं होगा, बस क्वेश्चन होंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करेंगे जो कि बोर्ड में आने के जिसके बहुत चांसेस होंगे। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम वीडियो सीरीज डाल रहे हैं। आपका फुल कंटेंट कवर हो जाएगा 10th का, बोर्ड्स के बहुत पहले आपको आराम से टाइम मिल जाएगा, रिवीजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे।
सो एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही।